जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 2 एसएसटी। और एसएसटी में प्रैक्टिस सेट 6 है, यानी 6वां प्रैक्टिस सेट है और क्लास 6 ज्योग्राफी से लिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, क्लास 6 का है, प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आप पेपर 2 एसएसटी भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, देख के चले जाइएगा। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास ये हम लिए हैं आपके एनसीईआरटी के अध्याय 3 और 4 से, यानी चैप्टर 3 और 4 का ये आपके जितने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन है, वो सभी अध्याय 3 और 4 से लिए गए हैं। पहला कथन, जैसा कि सीटेट का ट्रेंड बन चुका है कथन और कारण वाले प्रश्न, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, कथन है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। कारण है, पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए एक समय में केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब कथन जो कहा है कारण से उसका कोई लेना देना नहीं है, व्याख्या का मतलब यही होता है। उसके बाद कह रहा है ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा कह रहा है ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर क, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है। मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए एक समय में केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी बात ठीक है। इसीलिए आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण केवल आधा हिस्सा रोशन रहता है, यानी दिखाई देता है। घूर्णन उस हिस्से को बदलता रहता है जिससे दिन और रात होते हैं। कारण दिन रात होने की घटना सही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। ये भी अध्याय 3 से लिया गया है, यानी चैप्टर 3 से। कह रहा है पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा है, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक भौतिक रेखा है। और तीसरा है, प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ मेल खाता है। सही विकल्प आपको बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आपके पास ऑप्शन है क ख ग घ। तो देखिए सही विकल्प जो होगा ना, देखिए क ख घ से घबराना नहीं है। क का मतलब ए भी आप समझिएगा, बी भी समझिएगा। ठीक है ना। सही विकल्प जो है मेरे भाई वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, बाकी बात ठीक नहीं है। यानी पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक भौतिक रेखा नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है ना। चलिए, प्रदीप्ति वृत्त जो अक्ष के साथ मेल नहीं खाता क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए सिर्फ कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। आगे बढ़ते हैं। आपको मिलान करना है और मिलान करके बताना है। मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए, कह रहा है कि ग्रीष्म अयनांत उत्तर गोलार्ध में 23 सितंबर को, शीत अयनांत दक्षिण गोलार्ध में गर्मी में 22 मार्च को, बसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध 21 जून को और शरद विषुव उत्तरी गोलार्ध 22 दिसंबर को। कौन से कूट ठीक हैं इसमें, वो आपको बताने हैं। तो सही कूट का मिलान करिए और बताइए। जब आप देखेंगे तो इसका सही विकल्प होगा ख, यानी 1 का 3 से मिलान होगा, बी का 4 से, सी का 2 से और डी का 1 से। कैसे होगा देखिए, समझिए। यहाँ पे देखेंगे आप, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है। ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी शीत अयनांत उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। बात समझ में आ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में यह 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव
21 मार्च को होता है और उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन कथन और कारण वाला ही है। कथन है भौतिक मानचित्र में हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। भौतिक मानचित्र होते हैं, हमें विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। कारण है भौतिक मानचित्र पहाड़ों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों जैसे प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। अब सही विकल्प आपको बताना है कि कथन और कारण कौन से सही हैं। तो देखिए, विकल्प ए ठीक है, क्योंकि ए और आर दोनों बात ठीक है। यानी जो भौतिक मानचित्र होते हैं उनमें मैदान, पठार सभी तरह की जानकारियां देते हैं, इसीलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। असत्य आपको बताने हैं। देखिए, कह रहा है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति परिक्रमण कहलाती है। पहला कथन है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसी परिक्रमण कहते हैं। दूसरा कह रहा है लीप वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं। और तीसरा कह रहा है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अब कौन से विकल्प गलत हैं, कौन से कथन गलत हैं, वो आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। देखिए, जो सही विकल्प होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी केवल तीसरी बात गलत है। यानी ऋतुओं में जो परिवर्तन होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं होते हैं। किसके कारण होते हैं? परिक्रमण के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं मेरे भाई? परिक्रमण के कारण होते हैं। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, अक्षीय जो झुकाव है उसके कारण होता है, न कि घूर्णन के कारण। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कारण है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह को चपटा करके बनाते हैं और विशिष्ट विवरण जैसे गांव, शहर, सड़कें दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं। अब सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ये 4 हैं, बताइए। देखिए, सही विकल्प होगा ना मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब कि आपके जो मानचित्र हैं वो पृथ्वी की सतह को चपटा करके बनाते हैं और इसमें विशिष्ट विवरण जैसे गांव, शहर, सड़कें इत्यादि सभी चीज दिखाई जाते हैं। मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी हमें प्रदान कर सकते हैं। ये दोनों बात आपके ठीक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। मिलान कीजिए। ठीक है ना। ये आप इससे पहले वाला क्वेश्चन देख चुके हैं और मिलान करना है आपको। मिलान करके बताइए। 4 विकल्प है आपके, सूची ए और सूची बी। यानी एक का बी के साथ मिलान करना है। मिलान करके और सही आप मिलान करिए, कॉपी में लिखिए और इस कूट को, सही कूट को बताइए कि कौन सा कूट सही है। देखिए, जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी ए का 3 के साथ मिलान होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 के साथ मिलान होगा। वो कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं, समझिए। देखिए, दूरी के लिए पैमाना, दूरी मापने के लिए पैमाना का उपयोग होता है, इसीलिए ए का 3 होगा। दिशा के लिए मुख्य दिशाएं B1। देखिए यहां समझिए। देखिए यहाँ समझिएगा, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। दूरी हम लोग पैमाना से मापते हैं। ठीक है ना। दूरी क्या है? दूरी का संबंध है पैमाने से। दिशा का संबंध है उत्तर दक्षिण से। जल निकाय का संबंध है नीले रंग से। और प्रतीक यानी चिन्ह का संबंध है पेड़, रेलवे और लाइन से। मतलब पेड़, रेलवे, लाइन, ओवरब्रिज और इनको अगर हमें बताना हो तो हम सिंबल से, इस प्रतीक से इसको दिखाते हैं। ठीक है ना। तो सही विकल्प था आपका ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, बताना है। और अध्याय 4 से लिए गए हैं, मतलब जो सही नहीं है उसको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। कह रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसके बाद विषुव के दौरान ध्रुव सूर्य की ओर झुके होते हैं। और चौथा है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाई जाती है। तो कौन सा विकल्प क्या बताना है? गलत बताना है ना? हाँ, सत्य नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी विषुव के दौरान ध्रुव सूर्य की ओर झुके होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाई जाती है। ठीक है ना? इसलिए सभी विकल्प सही हैं आपके। देखिए, विषुव यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है ना? विषुव यानी क्यों गलत है वो बता रहा है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दौरान सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है ना? और ये कह रहा है कि झुके होते हैं, इसीलिए ये विकल्प गलत था इसीलिए सही है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन पर विचार करें। ये भी अध्याय 4 से यानी चैप्टर 4 से लिए गए हैं। दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, इसका चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करती है। अब कह रहा है कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सही है, कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, या फिर कथन एक और कथन दो दोनों बात सही है। तो कौन से विकल्प ठीक है आप बताइए। तो देखिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप उसमें दिक्सूचक यंत्र के बारे में पढ़े होंगे। अध्याय 4 में है, आप जाके पढ़ भी सकते हैं एनसीईआरटी की किताब से। इसमें कहा गया है कि इसके पहले तो विकल्प ठीक होंगे घ यानी 4 नंबर, क्यों कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और इसका चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कंपास एक महत्वपूर्ण उपकरण है दिशा निर्धारण करने के लिए। ये भी बात ध्यान रखिएगा, कंपास से हम दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, ये अध्याय 3 से लिया गया है। पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो सही विकल्प होगा, पृथ्वी का आधा भाग हमेशा दिन और आधा भाग हमेशा रात रहेगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का आवश्यक घटक नहीं है? यह अध्याय 4 से है। तो बताइए इसमें कौन से मानचित्र के आवश्यक घटक नहीं है। देखिए इसमें आप देखेंगे मानचित्र दूरी का भी घटक है, दिशा भी है, प्रतीक भी उसमें होता है मानचित्र में, यानी चिन्ह भी होता है, दिशा भी होती है, दूरी भी हो, लेकिन रंगीन पेंसिल का कोई भी संबंध नहीं है मानचित्र से, इसीलिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर घ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, यानी ये लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन सम देखिए मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि ये जो लैटिन शब्द यानी मैप वाली जो बात है वो एनसीईआरटी में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो मैं इसको नोट डाउन भी कर दिया हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो एनसीईआरटी में कहीं लिखा ही नहीं है। देखिए बेसिक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, मुझे दिखा और मैं आपके लिए नोट कर लिया यहाँ पे। ठीक है ना? लैटिन शब्द जो है ना, मैप शब्द जो है वो लैटिन शब्द के मापा से आया है, जिसका अर्थ होता है कपड़ा या फिर नैपकिन। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस तिथि को होती है? यह अध्याय 3 से लिया गया है। ठीक है, बताइए सही विकल्प। देखिए जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ होगा, क्योंकि 21 जून को दिन और रात दोनों बराबर होता है। ठीक है ना? सबसे लंबा दिन और सॉरी, बराबर नहीं, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। ठीक है ना भाई? चलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जिसमें भारत स्थित है सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिसके वजह से लंबा दिन होता है और रातें छोटी हो जाती हैं। ठीक है ना? अगले कथन की तरफ चलते हैं। कथन पर विचार करें, यह अध्याय 4 से लिया गया है। कह रहा है कि
बड़े पैमाने वाले मानचित्र कम जानकारी देते हैं और छोटे पैमाने वाले मानचित्र महाद्वीपीय जैसे बड़े क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो कौन से विकल्प सही हैं? तो देखिए इसका सही विकल्प ख होगा, यानी कथन एक गलत है और कथन दो सही है। यानी बड़े पैमाने वाले मानचित्र कम जानकारी देते हैं, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटे पैमाने वाले मानचित्र महाद्वीपीय जैसे बड़े क्षेत्रों को दर्शाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की स्थिति में क्या होता है? अध्याय 3 से क्वेश्चन लिया गया है और आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने है। कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है, दक्षिण ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो सही विकल्प आप बताइए। देखिए विषुवत के बारे में सही बात यह है कि ऑप्शन नंबर ग ठीक है, यानी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है, जिससे दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलें। मानचित्र में परंपरागत प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? ये आपके अध्याय 4 से लिया गया है और इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख, ताकि मानचित्र पढ़ना आसान हो और सार्वभौमिक समझ बन सके। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? अध्याय 3 से पूछा गया है। तो देखिए लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। पृथ्वी को एक अच्छा समझ लीजिए कैसे 366 दिन हो जाते हैं। तो पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। यानी हर 4 साल में 1/4 दिन मिलकर पूरा दिन यानी 24 घंटे बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिससे फरवरी में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी 29 दिन का हो जाता है और लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत मानचित्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत मानचित्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर क सही है, यानी एक मानचित्र जो वर्षा का विवरण दिखाता है। ठीक है ना। विषयगत मानचित्र किसी विशिष्ट जानकारी जैसे वर्षा, जनसंख्या, घनत्व का उपयोग पर केंद्रित होती है, उसे हम विषयगत मानचित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर लगभग 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें क्यों होती हैं? तो देखिए इसका सही विकल्प है पृथ्वी अक्ष के झुकाव के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी होती है, जिसी के कारण आपके ध्रुव पे 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। पहाड़ पठार से मिलान करना है। मिलान करके और इस कूट का प्रयोग करिए। तो देखिए सही होगा ऑप्शन नंबर ख, कूट क्यों होगा? तो आइए हम आपको बताते हैं। नीला पानी के लिए है, हरा मैदानों के लिए है, भूरा पठारों के लिए है, भूरा पहाड़ों के लिए है और पीला पठारों के लिए है। ये पारंपरिक रंग हैं जो आपके मैप में होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अध्याय 3 से लिया गया है। तो देखिए क विकल्प सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूमती है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है ना। कैसे पृथ्वी घूमती है? तो दीर्घ वृत्ताकार घूमती है, वृत्ताकार नहीं घूमती है। कैसे घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मुख्य दिशाओं का ज्ञान नहीं हो तो उसे मानचित्र पढ़ने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो उसको कंपास उपयोग करना चाहिए, यानी दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। आपको लग रहे होंगे कि एक ही जैसे क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये अध्याय 3 और 4 से लिए गए हैं और अध्याय 3 और 4 इसी पे आधारित है। आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछ देंगे तो ये आपके लिए कठिन हो जाएंगे। इसलिए बहुत शालीनता से इसको पढ़िए। 1 बार 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना। याद हो जाएगा और एग्जाम में लगेगा कि हाँ हमने अच्छा किया। क्वेश्चन है 23 और कह रहा है आपसे कि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? अध्याय 3 से लिया गया है।
तो देखिए ख विकल्प सही है, यानी 21 मार्च और 23 दिसंबर के दिन विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लान क्या होता है। ये आपके अध्याय 4 में इस पे चर्चा किया गया है, मैं सोचा कि इसको भी नोट डाउन कर लूं। तो देखिए ख सही विकल्प है, यानी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र ही प्लान कहलाता है। प्लान एक विशिष्ट प्रकार का आरेखण है जो घर या कमरे जैसे छोटी जगहों को बड़े पैमाने पर विस्तार से दिखाया जाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन सीटेट में पूछ दे आपसे कि प्लान क्या है, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए पढ़िए, ध्यान से समझिए प्लान क्या है। तो प्लान एक विशिष्ट प्रकार का आरेखण है जो घर या कमरे जैसी छोटी जगहों पर बड़े पैमाने पर विस्तार से दिखाया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में ग्रीष्म और शीत अयनांत अलग अलग समय पर होते हैं। कारण है पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव पूरे परिक्रमण के दौरान एक ही दिशा में बना रहता है, जिससे सूर्य की ओर झुकाव बदलता रहता है। तो क्या इसमें से कौन से सही हैं, आप बताइए, पूरा पढ़ लीजिए। तो इसके सही विकल्प हैं ए। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में ग्रीष्म और शीत अयनांत अलग अलग समय पर होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि पृथ्वी का जो अक्ष झुकाव है वो पूरे परिक्रमण के दौरान एक ही दिशा में बना रहता है, जिससे सूर्य की ओर झुकाव बदलता रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक सही विकल्प चुनें और मानचित्र के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं वो बताएं। तो देखिए मानचित्र के 3 घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। रंग गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और कह रहा है कि भौतिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं। अध्याय 4 में पूछा गया है। तो देखिए ग विकल्प सही है, यानी प्राकृतिक भू आकृतिक पहाड़ और नदियां भौतिक मानचित्र हमें दिखाते हैं। ठीक है ना। अगला है, आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। ये चैप्टर 3 से लिया गया है। तो आर्कटिक वृत्त जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ध्यान से समझिएगा, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि पृथ्वी का अक्ष सीधा मतलब बिना झुकाव होता तो क्या होता। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख, यानी वर्ष भर हर स्थान पर दिन और रात बराबर होते, पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो, बिना झुकाव होती तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मिलान करना है और आपको बताना है राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और विषयगत मानचित्र, मतलब इनमें किस मानचित्र में क्या विवरण होता है। तो इस पढ़िए और कूट का सही मिलान करिए। तो देखिए कूट में ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। क्यों सही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए राजनीतिक मानचित्र सीमाएं दिखाते हैं, भौतिक मानचित्र प्राकृतिक विशेषताएं दिखाते हैं और विषयगत मानचित्र विशिष्ट विषयों पर जानकारी देते हैं। ठीक है ना। इसीलिए कूट ख सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन होता है। तो आप देखेंगे कि ख विकल्प सही है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात और सबसे लंबा दिन होता है। अध्याय 4 में दिया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। खाका, खाका माने स्केच क्या है। तो देखिए स्केच जो है ना वो पैमाने के बिना स्मृति और स्थानीय अवलोकन पर आधारित एक रफ ड्राइंग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ग सही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब चैप्टर 7, 8, 9, तो आपको और कठिन से कठिन क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा से आप समझेंगे पढ़ेंगे भी। ठीक है ना। देखिए ये बात मैं मानता हूँ कि आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं सर का पढ़ाया आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे भाई आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए आना न आना ये तो पेपर बनाने वाले के ऊपर है, लेकिन अभी तक जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मैं भी दिया हूँ, सीटेट वही पूछता है जो सिलेबस में है और सिलेबस उसके एनसीईआरटी पे निर्भर है। तो एनसीईआरटी पढ़िए बिना कहीं सोचे,
बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े तमाम फलाने सर, उनको बहुत मत सोचिए। आप एनसीईआरटी पढ़िए और मैं एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ। चाहे यहाँ से करिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, कहीं से पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ के यहाँ से मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं कि आप एनसीईआरटी कितना पढ़ लिए हैं। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक सही विकल्प चुनें, विषुवत की स्थिति के बारे में क्या सही है और बताएं। तो देखिए, सही विकल्प है क, ख, ग और घ, यानी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, दिन और रात लंबाई बराबर होती हैं, दिन और रात की लंबाई बराबर होती हैं, एक साल में ये 2 बार होता है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, ठीक है ना? उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन शुरू होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये सभी कथन विषुवत की स्थिति के लिए सत्य हैं, यानी 21 मार्च विषुवत पर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन शुरू होता है और 23 सितंबर विषुवत पर 6 महीने की रात शुरू होती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ यानी कक्षा पर चलती है। तो देखिए, ये दीर्घ वृत्ताकार चलती है। ठीक है ना? कैसे चलती है? दीर्घ वृत्ताकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कौन सा रंग आमतौर पर मैदानों को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है हरा रंग, और पहाड़ों को भूरा रंग। ठीक है ना? आगे बढ़िए। कथन और कारण है, मानचित्र पर दिशा खोजना हमेशा आसान होता है क्योंकि अधिकांश मानचित्रों में ऊपर की ओर एक तीर का निशान होता है जिस पर उ यानी नॉर्थ लिखा होता है, जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो देखिए, दोनों बात ठीक है, यानी 1 और 2 दोनोों कथन सही है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है ना? अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो यह होती है मेरे भाई आपको 22 दिसंबर को सब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। एक से अधिक सही विकल्प चुनिए और पृथ्वी के घूर्णन के क्या परिणाम हैं बताइए। तो देखिए, क, ग और घ सही हैं, यानी दिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, ये बात ठीक है। ऋतु परिवर्तन होता है, गलत है, क्योंकि घूर्णन के कारण नहीं होता है, परिक्रमण के कारण होता है। समय क्षेत्रों का निर्धारण करता है घूर्णन के कारण, और ज्वार और भाटा का प्रभाव होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है ना? मानचित्र पर पैमाना स्केल क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपके मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जमीन पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई स्थान प्रधान याम्योत्तर के 15 डिग्री पूर्व में है तो वहां का समय यानी जीएमटी से कितना आगे होगा। यह अध्याय 3 से लिया गया है। तो देखिए, राइट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 1 घंटा। कैसे होगा? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है और 15 डिग्री बराबर 15 डिग्री अगर हुआ तो 4 मिनट से यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि 15 चौक 60 हो जाएगा, और 60 मिनट माने 1 घंटा आगे रहेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये देशांतर की वजह से ऐसा होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं तो कोई नहीं, डिसलाइक करके भी आप जा सकते हैं। मेरा प्रयास है आपके लिए, और आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।